हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले के लेक्चर में आपने सीखा था कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जो डायग्राम बना के बताया था, उसी डायग्राम को अब आप एक डायग्राम बना हुआ है ऑलरेडी, जो पीडीएफ मैंने सेंड किया है उसमें देखिए कि वो सब चीज़ें आखिर हैं क्या। तो देखिए जो सेक्शन 1 दिख रहा है आपको, वो सेक्शन 1 जो है वो है इनिशियल हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेक्शन 1 देखिए, ये है सेक्शन 1 पे ये जो हाइट है y1 जो है वो है सुपर क्रिटिकल डेप्थ है, और ये जो जंप है उसका इनिशियल पोर्शन शो कर रहा है। इसी जगह देखिए सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में ये जो डेप्थ दिख रही है ये टोटल डेप्थ है, और ये टोटल डेप्थ ऑफ जंप या फाइनल डेप्थ ऑफ जंप को रिप्रेजेंट कर रही है सब क्रिटिकल स्ट्रीम में। तो y1 और y2 जो हैं वो एक दूसरे की सीक्वेंट डेप्थ होती हैं। अब देखिए सेक्शन 1 में और चीज़ देखिए, ये जो है ये आपका वाटर का लेयर है, और ये एनर्जी लाइन है, जो कि एनर्जी लाइन आगे जाके धीरे नीचे हो रही है। इट मीन्स ये क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। सेक्शन 1 पर अवेलेबल एनर्जी अगर आप E1 देखें, सेक्शन 2 पर टोटल E2 अगर आता है तो E2 जो है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये EL होगा, और EL जो होगा वो एनर्जी लॉस इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए वाटर का लेयर और टोटल एनर्जी तक अगर हमें पहुंचना है तो v²/2g को हमें ऐड करना होता है। क्योंकि सेक्शन 1 पे सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब v का टर्म ज़्यादा होगा, तो v²/2g का टर्म जो है वो ज़्यादा होगा। इसी तरह सेक्शन 2 में देखिए अवेलेबल वाटर का डेप्थ ज़्यादा होगा लेकिन वेलोसिटी कम होती है, तो v²/2g का टर्म जो है वो कम हो जाएगा। चूँकि बीच में रोलर्स फॉर्म हुए हैं इसलिए एनर्जी जो है वो आगे जाके कम हो जाएगी, मतलब E1 ज़्यादा होगी और E2 कम होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग एनर्जी लॉस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर रोलर का लेंथ यहाँ से रोलर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रोलर ख़त्म हो चुका है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रोलर का लेंथ होगा, जिसे हम लोग LRJ रोलर लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इनिशियल हाइट जो है और इधर फाइनल हाइट, जहाँ से इरेगुलरिटीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं, ये पूरा जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग लेंथ ऑफ जंप बोलते हैं। इनिशियल जो वेलोसिटी है सेक्शन 1 पे वो v1 है, और सेक्शन 2 पर जो वेलोसिटी है वो v2 है। ये डायग्राम आप लोगों को बनाना पड़ेगा जब आप इसके बारे में बताएंगे। बाकी ये जो थ्योरी है ये मैंने आपको सब कुछ इसका लगभग बता दिया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोग देखना है वो है मोमेंटम इक्वेशन फॉर्मेशन फॉर द जंप के लिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जंप में जो है हम लोग एनर्जी जो इक्वेशन होता है उसे हम लोग नहीं लगा सकते हैं, उसका यूज़ नहीं किया जा सकता है कोई भी फॉर्मूला डेराइव करने में, क्योंकि ऑब्वियसली E1 = EL + E2 है, लेकिन ये जो EL है इसका कैलकुलेशन जो होता है वो बहुत कठिन होता है, ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए भी तो एनर्जी इक्वेशन इसलिए यूज़ नहीं किया जाता है, तो मोमेंटम इक्वेशन यूज़ किया जाता है। इसके कोई भी फॉर्मूले डेराइव करने के लिए हम लोग मोमेंटम इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो देखिए मोमेंटम इक्वेशन डेराइव करना है, हमने यहाँ पर अभी कोई स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन नहीं लिया हुआ है, यहाँ पर एक रेंडम कोई भी क्रॉस सेक्शन लिया गया है। ये देखिए कोई भी एक रैंडम क्रॉस सेक्शन ऐसे लिया गया है, इसमें ये जो है ये वाटर का डेप्थ है, ये वाटर का सरफेस है। इस वाटर के सरफेस से देखिए CG का जो डिस्टेंस लिया गया है वो क्या है, y लिया गया है, और टोटल जो डेप्थ है वाटर की उसे हम लोगों ने y से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए इसी चीज़ को इस डायग्राम में देखिए, ये जो है स्लोप है, ओपन चैनल है तो स्लोप तो रहेगा ही, कुछ स्लोप है, छोटा स्लोप है, और ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 1 पर जो अवेलेबल हाइट है वो क्या है, y1 है, और सेक्शन 2 पर जो अवेलेबल हाइट है वो है y2 है, ठीक। अब इसमें हमने मेनली क्या किया है, लगने वाले फोर्सेस को एनालाइज किया है। तो देखिए सेक्शन 1 पे क्या लगेगा, प्रेशर फोर्स लगेगा P1, सेक्शन 2 पे क्या लगेगा, प्रेशर फोर्स P2,
देखिए ये P1 P2 है क्या। P1 जो है वो सेक्शन 1 पे प्रेशर फोर्स है, और एक चीज़ और है कि हम इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है इसके बारे में फाइनल डिस्कशन होगा जब हम लोग ये हाइड्रोलिक जम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सीखेंगे तो। लेकिन अभी तक यही है कि स्टार्ट और एंड में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करके काम करते हैं, ठीक है। तो जो P1 P2 दिख रहा है ये दोनों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, और इनका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा ये देखिए, गामा यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई, अगर P1 की बात हो रही है तो गामा मल्टीप्लाइड बाई A1। A1 होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया एट सेक्शन 1, और Y1 बार सेक्शन 1 पर जो CG है, जो A1 का जो CG है वो वाटर सरफेस, फ्री वाटर सरफेस से कितना डिस्टेंस पर है, ये आपका Y1 बार होता है। और कॉस थीटा, क्योंकि ऑब्वियसली थीटा इंक्लिनेशन है इसमें, P1। इसी तरह P2 जो है वो प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 2 है, और उसकी वैल्यू जो है वो गामा A2 Y2 बार कॉस थीटा। अगेन वही सारी चीज़ें, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, A2 जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है सेक्शन 2 पर, Y2 बार जो है वो है सेक्शन 2 पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का जो CG है वो वाटर सरफेस से कितना डेप्थ पर होगा, वो आपका Y2 बार होगा, ठीक। ये हो गया P1 और P2 के बारे में। थर्ड जो कंपोनेंट है वो देखिए W है। W मतलब वेट। वेट जो कंट्रोल वॉल्यूम हमने लिया है, देखिए इसमें कंट्रोल वॉल्यूम लिया है हमने, ये पूरा कंट्रोल वॉल्यूम है। इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कितना वाटर हम लोग मान रहे हैं, उस वाटर का जो वेट है उसे हम लोग कैपिटल W से इंडिकेट करते हैं। और वो एक्ट कहाँ पर करता है, वो देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब चूँकि ये थीटा एंगल इंक्लिनेशन पर है तो इसका P1 के जो पैरेलल जो कंपोनेंट आ जाएगा वो हो जाएगा W साइन थीटा। अब देखते हैं इस W के बारे में, जो वेट है वाटर का कंट्रोल वॉल्यूम पे जो वेट है, तो इसका वैल्यू भी हमने कहीं ना कहीं लिखा होगा, अच्छा शायद आगे लिखा है। बहरहाल इसमें वेट अगर हमें निकालना है तो वेट कैसे निकालेंगे, टोटल वेट कैसे निकालते हैं। यूनिट वेट ऑफ वाटर हमें पता है, मतलब गामा है वो हमें पता है। हमें वेट निकालना है मतलब मास मल्टीप्लाइड बाई जी। अब टोटल वेट मास मल्टीप्लाइड बाई जी, जी का वैल्यू तो आपको पता ही है। मास क्या होगा, मास जो होगा वो होगा क्या, यूनिट मास, मतलब मास डेंसिटी से बोलते हैं, मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ठीक। तो ये आपका क्या हमें देगा, ये हमें देगा मास का वैल्यू देगा। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेक्शन का हमें पता है और लेंथ पता है तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का टर्म लगा देंगे तो इसमें वो उस डायरेक्शन में हमें वेट का कंपोनेंट मिल जाएगा जिस डायरेक्शन में P1 और P2 हमने लिया हुआ है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है जो फोर्स का लग रहा है वो क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए फोर्स का जो वाटर का डायरेक्शन है वो ये है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा। फ्रिक्शनल कंपोनेंट हमने लिया है क्योंकि फ्रिक्शनल कंपोनेंट, क्योंकि हमने कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि जो हमारा चैनल है वो फ्रिक्शनलेस है। तो अभी हमारा चैनल जो है उसमें फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है और वाटर डेप्थ वगैरह सब कुछ है, कोई क्रॉस सेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, सब कोई भी रैंडम क्रॉस सेक्शन हो सकता है, ठीक। तो इतने सारे टर्म्स जो हैं वो आपको सीखने चाहिए। जितने टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें, थीटा जो है वो बेड स्लोप का इंक्लिनेशन है, और एफएस जो है उसे शेयर फोर्स बोलते हैं। M1, अच्छा M1 के बारे में जान लीजिए। M1 जो है वो सेक्शन 1 पे मोमेंटम फ्लक्स है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी होता है, मतलब M1 मल्टीप्लाइड बाई V1। अगर हमें M1 चाहिए, कैपिटल M1 चाहिए तो मास इंटू वेलोसिटी मतलब स्मॉल m1 मास एट सेक्शन 1 मल्टीप्लाइड बाई V1 वेलोसिटी एट सेक्शन 1, ठीक। अब मास के लिए क्या होगा, रो इंटू क्यू, क्योंकि पर टाइम की बात हो रही है, फ्लक्स की बात हो रही है, मतलब पर टाइम की बात हो रही है, मतलब रो इंटू क्यू। अब Q1 और Q2 बराबर हैं, और
चूँकि वन डायमेंशनल फ्लो एनालिसिस किया जाएगा, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर यानी बीटा यूज़ किया जाएगा, बीटा 1 और बीटा 2 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए। अच्छा, अब अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो बेड स्लोप है उस डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं तो मोमेंटम इक्वेशन क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले जो फोर्सेस का समेशन है वो मोमेंटम फ्लक्स कि मतलब डिफरेंस इन मोमेंटम फ्लक्स के बराबर होता है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे जो मोमेंटम है वो क्या है, m1 और m2 हैं, तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, मतलब m2 माइनस m1 के बराबर होगा। किसके क्या बराबर होगा, फोर्सेस का समेशन। अगर आपको ध्यान हो तो कितने यहाँ पर इधर कितने फोर्स लग रहे हैं देख लीजिए एक बार आप। ये देखिए, किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, तो होगा क्या, P1 माइनस P2 प्लस W साइन थीटा माइनस FS इक्वल टू M2 माइनस M1। वही चीज़ यहाँ पर की गई है। ये देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रहा है। अब कुछ चीज़ें इसमें आपको देखनी है, चूँकि ये RVF होता है और RVF में मतलब जो डेप्थ में जो चेंज हो जाता है, मतलब y1 और y2 में जो चेंज हुआ है वो बहुत छोटी सी ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे विजिबल हो जाता है। तो जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बहुत कम है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पूरी तरह से अवेलेबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है, तो जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बहुत कम है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को नियर अबाउट 0 मान लेते हैं। और वैसे भी जब केसेस अभी लिए जाएंगे तो उन केसेस में अगर फ्रिक्शनलेस बोल दिया जाता है तो भी हम फ्रिक्शन फोर्स को 0 लेंगे। दूसरा टर्म जो है वो देखिए W साइन थीटा है। तो देखिए दो टर्म इसमें ऐड होते हैं कि इसमें थीटा एडेड है। अगर थीटा बहुत कम है, हम ऐसा मान लें कि जो बेड स्लोप है वो बहुत कम है, निग्लेजिबल है बेड स्लोप अगर, तो नियर अबाउट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर और साइन थीटा की वैल्यू भी हो जाएगी 0 के बराबर। मतलब W साइन थीटा वाला जो टर्म होगा उसे भी हम लोग लगभग 0 मान सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो मतलब FS और W साइन थीटा ये नियर अबाउट 0 हैं, ये हटा दिए जाएंगे और बचेगा कितना, P1 माइनस P2 इक्वल टू M2 माइनस M1। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब अगर जो इक्वेशन नंबर 2 आपको दिख रहा है ये इक्वेशन यूज़ करना है तो आपको दो आपने एजम्पशन माने हैं यहाँ पर। कौन कौन से एजम्पशन हैं कि जो चैनल का स्लोप है, जो बेड का स्लोप है वो बहुत कम है, निग्लेजिबल है, और दूसरा क्या है कि फ्रिक्शनलेस चैनल माना गया है। ठीक, दो केसेस आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट जो आपको सीखना है वो आपको हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल पे ध्यान देना है। हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल पे हाइड्रोलिक जंप कैसे फॉर्म होगा, फॉर्मूले क्या होंगे, वो सब आपको सीखना है, मतलब डिटेल में आपको सीखना है हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल। अब जो भी केस है उसमें आपको बताया गया है कि क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है और हॉरिजॉन्टल है, मतलब बेड स्लोप जो है वो 0 है। और हाँ ठीक है इतना। और एक चीज़ और, फ्रिक्शनलेस भी है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल, ये 3 एजम्पशन है। अब इन एजम्पशन के साथ हम इन जो फॉर्मूले आएंगे उनको हम लोग डेराइव करेंगे। तो अगर ये जो फॉर्मूले आप डेराइव होंगे इनको आप यूज़ करना चाहते हो तो पहले आप देख लीजिएगा कि जो केसेस जो क्वेश्चन में दिया गया है क्या वो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल है या नहीं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 1 पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा। अब चूँकि ये रेक्टेंगल है तो मतलब और एक चीज़ और कि विथ का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता है, सिर्फ डेप्थ पे वेरिएशन चल रहा होता है, तो B1 और B2 जो है वो बराबर होगा। तो आगे हम लोग जितना भी एनालिसिस करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूनिट विथ ऑफ चैनल मान लेते हैं। तो जब यूनिट विथ ऑफ चैनल है तो B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू 1 के बराबर हम लोग उसको मान लेते हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया एट सेक्शन 1 चाहिए तो यानी A1 इक्वल टू B इंटू Y1। जब B इंटू Y1 हो जाएगा तो B की वैल्यू चूँकि है 1 इसलिए क्या हो जाएगा, ये
y1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 पर क्या हो जाएगा, B2 मल्टीप्लाइड बाई y2। अब चूंकि B2 की वैल्यू जो है वो 1 मानी गई है तो A2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, y2 के बराबर। ये दो चीज़ें, ये और ये दो चीज़ें कवर हो गई। तीसरी चीज़ देखिए, तीसरी चीज़ आपको देखना है y1 बार। अब देखिए रेक्टेंगुलर चैनल है, रेक्टेंगुलर चैनल है, जो वाटर का जो डेप्थ है वो कितना है, y पर है। अब अगर रेक्टेंगुलर है और वाटर सरफेस से CG का निकालना है, CG निकालना है तो रेक्टेंगल है तो क्या हो जाएगा, y/2 पे हो जाएगा। अब चूंकि हमें y1 बार चाहिए इसलिए क्या हो जाएगा, y1/2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें y2 बार चाहिए तो क्या हो जाएगा, y2/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी केस सॉल्व हुआ, y1/2 y2/2। अब हॉरिजॉन्टल है मतलब थीटा इक्वल टू 0 है। ओके, अब देखिए P1 का वैल्यू देखते हैं। P1 का वैल्यू देखिए तो P1 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गामा A1 y1 बार कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू जो है वो है 0, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y1 बार इक्वल टू क्या है, y1/2 और A1 इक्वल टू क्या है, y1 है, गामा की जगह गामा ही रहेगा। वैल्यू रखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा क्या, गामा y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जो कि है ये। इसी तरह तो P2 क्या हो जाएगा, गामा y2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। हमने किया क्या है, हमने बस क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगल का रेक्टेंगल की जगह रख दिया है और सेक्शन 1 पे सेक्शन 1 की वैल्यूज़ रखी हैं, सेक्शन 2 पर हमने सेक्शन 2 की वैल्यूज़ रखी हैं। तो हमें क्या मिल गया, P1 P2 का वैल्यू मिल गया। अब देखिए बात आती है M2 और M1 कैलकुलेट करने की। तो चूँकि देखिए यूनिट विथ पे बात चल रही है तो कैपिटल Q क्या होता है, कैपिटल Q होता है टोटल डिस्चार्ज, और कैपिटल Q अगर हम लोग पर यूनिट विथ के टर्म में लेने लगे तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज पर मीटर लेंथ। तो चूँकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने इसको क्या 1 मीटर मान लिया है तो अब हम लोग कैपिटल Q की जगह स्मॉल q यूज़ करेंगे। और स्मॉल q का वैल्यू क्या होता है तो वो भी देख लीजिए। Q का वैल्यू Q देखिए अगर हमें Q का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, देखिए कैपिटल Q का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल Q का वैल्यू होगा वेलोसिटी, इधर लिख देते हैं, कैपिटल Q इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाई B तो है ही। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा B इंटू वाई। तो ये स्मॉल q इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल q इक्वल टू हो जाएगा क्या, कैपिटल Q डिवाइड बाई B था, कैपिटल Q की जगह हमने क्या रखा था, V इंटू ए डिवाइड बाई B। तो V और A की जगह हम क्या रख देंगे, B इंटू वाई। तो B इंटू वाई, तो B से B कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्मॉल q इक्वल टू क्या बचा, V इंटू वाई। तो अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, V1 y1, और Q2 की बात करें तो Q2 इक्वल टू हमें मिल जाएगा V2 y2। लेकिन देखिए चूँकि कैपिटल Q दोनों जगह बराबर है और B भी दोनों जगह बराबर है तो मतलब Q1 और Q2 जो है वो भी आपस में बराबर होंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है बात करते हैं मोमेंटम। अब देखिए सेक्शन 1 पे अभी तो पहले मोमेंटम ही देखिए, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। सेक्शन 1 पे बात चल रही है मतलब सेक्शन 1 पे सारी वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब देखिए मास इक्वल टू क्या होता है, अब ये फ्लक्स की बात चल रही है मतलब डिवाइड बाई टी की भी बात चल रही है, तो मतलब क्या हो जाएगा, क्या रो इंटू क्यू, 1 रहेगा ऑब्वियसली, V1 है, V1 हो जाएगा ये। ठीक, अब चूंकि यहाँ क्या हमें क्या रखना है, इसमें मोमेंटम करेक्शन फैक्टर भी लगाना है, मतलब हमें क्या लगा देना है, हमें β1 भी लगा देना है। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेक्शन 1 पे जो मोमेंटम हो जाएगा वो जाएगा β1 रो इंटू, अच्छा ऑब्वियसली मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैपिटल Q इक्वल टू स्मॉल q है इस जगह पर, क्योंकि हमने यूनिट विथ ऑफ चैनल जो है वो एज्यूम करके रखा है। तो आपको जो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं, P1 P2 की वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट की हैं हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, फ्रिक्शनलेस चैनल के लिए, और M1 और M2 की वैल्यूज़ भी आपने रखी हैं। अब देखिए इन वैल्यूज़ को हमने रखा
वैल्यूज़ की हमने ये सारी वैल्यूज़ इनकी रख दी हैं। इसके बाद क्या किया, हमने इसे सॉल्व करने की कोशिश की। तो देखिए इसमें गामा बाई टू दोनों साइड है, हमने इसे कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर। अच्छा, इधर देखिए रो और क्यू कॉमन है, रो और क्यू बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, β2 v2 माइनस β1 v1। अब गामा इक्वल टू रो इंटू जी होता है ना, स्मॉल w इक्वल टू रो इंटू जी होता है ना, तो वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, गामा इक्वल टू रो इंटू जी। और इधर भी रो है तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इक्वल टू बचेगा, ये 2 इधर है, 2 इधर चला जाएगा, 2q बाई जी β2 v2 माइनस β1 v1। ठीक, इतना वैल्यू हो गया, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्या, हमने एक और अजम्पशन लिया है कि सेक्शन 1 पे मोमेंटम करेक्शन फैक्टर सेक्शन 2 पर मोमेंटम करेक्शन फैक्टर के बराबर है, यानी β1 इक्वल टू β2 है। जब β1 इक्वल टू β2 है तो इक्वल टू उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो जब हमने 1 मान लिया तो वैल्यू जो बची हमारे पास, और एक तो इधर से ही वैल्यू देख लेते हैं पहले, 2q बाई जी और β1 β2 की वैल्यू हो गई 1, तो v2 माइनस v1। अब y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस y2। अच्छा, अब देखिए v2 इक्वल टू क्या है, v2 इक्वल टू क्या होता है, अगर आप v2 की बात बोलें, अभी भी आपने देखा था कि q इक्वल टू v इंटू वाई होता है। तो अगर हमें क्या करना है, हमें v2 चाहिए, तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, q डिवाइड बाई y2 हो जाएगा। तो v2 की जगह हो गया q बाई y2 और v1 की जगह हो गया q बाई y1। और इससे क्या हुआ, q जो है वो कॉमन है, इससे q जो है बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा q स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई y2 माइनस 1 डिवाइड बाई y1। इसको हमने लिया एलसीएम लिया तो क्या आ गया, y1 y2 आ गया, मल्टीप्लाई हुआ y1 माइनस y2 हो गया। अब देखिए y1 माइनस y2 ये, y1 माइनस y2 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y1 प्लस y2 इक्वल टू 2q स्क्वायर डिवाइड बाई जी y1 y2। इस चीज़ को हमने रीअरेंज कर दिया, y1 y2 को इधर भेज दिया, तो क्या हो गया, y1 y2 y1 प्लस y2 2q स्क्वायर बाई जी। इसको एक इक्वेशन बना के रख लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू मतलब इसको हम लोग एज अ फॉर्मूला तो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये अभी आगे एक डेरिवेशन में यूज़ होगा, इसलिए हमने एक इक्वेशन बना के यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको और सिंपल अगर हमें करना है तो q स्क्वायर बाई जी को हम लोग क्रिटिकल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, क्रिटिकल डेप्थ के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, q स्क्वायर बाई जी इक्वल टू ए क्यूब बाई टी होता है, तो q की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल q स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाई जी, और ए सी क्यूब, तो a इक्वल टू क्या होता है b इंटू वाई सी, तो b क्यूब और वी सी क्यूब, चूँकि b की वैल्यू 1 है तो ये भी वैल्यू 1 हो गया, ये भी वैल्यू 1 हो गया, ये भी वैल्यू 1 हो गया, और बचा का q स्क्वायर बाई जी इक्वल टू वाई सी का क्यूब। ओके, अब इस q स्क्वायर बाई जी को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, इस q स्क्वायर बाई जी में रख देते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, y1 y2 ब्रैकेट में y1 प्लस y2 इक्वल टू 2yc का क्यूब। ये देखिए इसको भी हमने एक इक्वेशन बना के रखा, क्योंकि ये भी आगे एक इक्वेशन में यूज़ होगा। वैसे इसको हम लोग कहीं पर क्वेश्चंस में भी ये यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो हमने इक्वेशन नंबर 3 लिया था उसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 जो था वो है ये y1 y2 y1 प्लस y2 2q स्क्वायर बाई जी। ये देखिए इसी चीज़ को हमने यहाँ लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें बस इसे रीअरेंज करना है और एक फॉर्म में रख देना है, तो वो हमें रिक्वायर्ड फार्मूला हमें मिल जाएगा। दोनों साइड अगर हम लोग y1 का क्यूब से डिवाइड कर दें तो फार्मूला क्या बनेगा, ये देखिए y1 का क्यूब से डिवाइड कर दें तो फार्मूला क्या बनेगा, इधर हम लोग y1 का स्क्वायर और इधर हम लोग y डिवाइड कर दें, y1 का क्यूब हो गया, इधर साइड भी y1 का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए y1 बाई y1 हो जाएगा 1 और y2 बाई y1 y2 बाई y1 ही रहेगा, और इधर से ये एक y1 कट जाएगा, बचेगा क्या y2 बाई y1, और इधर क्या बचा 2q स्क्वायर बाई जी y1 का क्यूब।
अब देखिए इस 2q²/g/y1 का क्यूब को हमें F1 के टर्म में लिखना है। तो फ्राउड नंबर एट सेक्शन 1 इक्वल टू, अगर आपको पता हो तो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए फ्राउड नंबर की वैल्यू कितनी होती है, v/√gy, और इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है F = v/√g/a/t। ठीक, तो अभी जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है वो क्या होगा, F = v/√gy। v क्या है, वेलोसिटी सेक्शन पे, और y क्या है, डेप्थ उसी सेक्शन पे, जिस सेक्शन पे हमें फ्राउड नंबर की वैल्यू चाहिए। तो चूंकि हमें F1 चाहिए, मतलब सेक्शन 1 पे चाहिए, तो F1 = v1/√g/y1। F1 = v1/√g/y1। हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर /v1 का स्क्वायर /g/y1। अब v1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, q/y1 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया v1 की वैल्यू q/y1 लगा दिया, तो वैल्यू जो आई सॉल्व होने पर वो क्या आई, q² /g/y1 का क्यूब। अब देखिए 2f1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2q² दोनों साइड हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 2q² g/y1, ये y1 का क्यूब, ये वैल्यू है, तो इसको दिस इक्वेशन इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2f1 का स्क्वायर। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर रखा और ये इक्वेशन हमें मिला। ये फिर से हम इसे रीअरेंज करते हैं, ये इक्वेशन हमें मिला, फिर से हम इसे रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, y2/y1 को अंदर हम लोग ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा क्या, y2/y1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई y2/y1 का स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा y2/y1 माइनस का 2f1 का स्क्वायर। अब देखिए अगर इसका इस इक्वेशन का फॉर्मेट देखें तो ये आपको दिखेगा कैसे, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करें अगर, तो a = क्या होगा, 1 होगा। अगर हम x माने किसको, y2/y1 को, तो a = हो गया 1, b = हो गया 1, और c = क्या हो गया, माइनस का 2f1 का स्क्वायर। तो अगर आपको श्रीधराचार्य सूत्र पता हो तो उससे क्या होता है, x = माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। देखिए x का वैल्यू जो है वो है y2/y1 रख दिया हमने, b का वैल्यू है 1 माइनस का 1 प्लस माइनस √b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह माइनस a की जगह हो गया 1, a की जगह हो गया 1, और c की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 2f1 का स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, डिवाइड बाई 2a, a का वैल्यू हो गया 1। जब इसको हमने पूरी तरह से सॉल्व किया तो वैल्यू हमें क्या मिला, माइनस का 1 प्लस माइनस √1 + 8f1 का स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2। अब देखिए अगर यहाँ भी माइनस होगा और ये प्लस माइनस में से भी माइनस होगा तो ऊपर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो माइनस में मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। तो y2 ना ही y2 निगेटिव हो सकता है ना ही y1 निगेटिव हो सकता है, तो y2/y1 जो है वो भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये जो दूसरा वाला जो प्लस माइनस है इसमें से हम निगेटिव वाला जो टर्म है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये हमें वैल्यू सही नहीं देगा। तो इसमें प्लस माइनस में से सिर्फ हम प्लस लेंगे। रीज़न क्या है कि चूंकि y1 और y2 दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो उनका रेशियो भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए जो फॉर्मूला डिराइव होकर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, y2/y1 = 1/2 ब्रैकेट में माइनस का 1 प्लस √1 + 8f1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें सारी चीज़ें हैं क्या वो देख लीजिए। y2 जो है वो सेक्शन 2 पर डेप्थ ऑफ वाटर है जो कि मतलब सब क्रिटिकल की डेप्थ है। y1 क्या है, सुपर क्रिटिकल की डेप्थ है, इनिशियल जंप में जो डेप्थ थी वो है, और f1 जो है वो सेक्शन 1 पे फ्राउडे नंबर है। अब सीधी बात है f1 जो है वो आपका सुपर क्रिटिकल होगा, मतलब 1 से ज़्यादा ही होगा। ठीक, ये जो इक्वेशन होता है इसमें ये जो रेशियो होता है y2/y1 इसे हम लोग बोलते हैं सीक्वेंट डेप्थ रेशियो। इसी जैसे हम लोग y2/y1 को सीक्वेंट डेप्थ रेशियो बोलते हैं उसी तरह हम लोग y1/y2 को भी सीक्वेंट डेप्थ रेशियो बोलते हैं। इसी इक्वेशन में अगर आपको f2 के टर्म में सॉल्व करना है, ठीक है, तो देखिए कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर जब हमने f1 की वैल्यू रखी है, यहाँ पर जब हमने f1 की वैल्यूज रखी, इस जगह अगर हम लोग f2 की वैल्यू रखकर सॉल्व करते
तो यहाँ पर हमें F2 का वैल्यू मिलता और जो रेशियो हमें मिलता वो y1/y2 के टर्म में मिलता। तो आप चाहें तो इसे सॉल्व कर लें, ये वैल्यू जो है सॉल्व होकर ये इक्वेशन कुछ इस तरह हमें मिल जाएगा, y1/y2 = 1/2 माइनस का 1 प्लस √1 + 8 F2 का स्क्वायर। ये दोनों ही सेकेंड डेप्थ रेशियो होते हैं और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बेल-एंगर मोमेंटम इक्वेशन। ठीक, तो ये जितना आप लोगों ने सीखा है वो किसके लिए है? हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल के लिए सीक्वेंट डेप्थ रेशियो या फिर बेलंगर मोमेंटम इक्वेशन ये सॉल्व होकर आया है। इस फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले आप चेक करिएगा कि जो चैनल आपको दिया गया है वो रेक्टेंगल होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आप लोग एनर्जी लॉस सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।